हुकूमत कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से मुतासर अफराद की भरपूर मदद करेगी। RSS की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर और इंज़िमाम शुदा अजला के तमाम अफराद को सेहत कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुज़फ्फराबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। भारत को राहदारी खोलने के फैसले से मुताल्लिक आगाह किया गया है। ये फैसला महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मज़ीद 3138 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1,98,883 हो गई। 74 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4035 जाँ बहक, 86,906 सेहतयाब। कोरोना वबा ने दुनिया भर की मैशतों को मुतासर किया। बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा। इसी वजह से कीमतों में नज़रसानी करना पड़ी। खित्ते के दिगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। अवाम की फलाह पहली तरजीह है। उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बरसगीर में सबसे कम हैं। गुज़श्ता माह बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। रुपए की कदर में भी 3 रुपए कमी हुई। इन्हीं वजूहात की बिना पर पेट्रोल की कीमत में 31 रुपए 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 34 रुपए 31 पैसे इजाफा बनता था। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा किया। वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान का ट्वीट। PIA में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया गया। PIA को 148 मशकूक पायलट की फहरिस्त दे दी गई। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट की तादाद 262 है। एयर ब्लू के 9 और सीरियन एयर के 10 पायलट मशकूक हैं। लाइसेंस के शोबे से वाबस्ता 5 अफराद को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। 2018 के बाद PIA में कोई नई भर्ती नहीं की गई। हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में जदीद तरीन एंजियोग्राफी सिस्टम का इफ्तिताह। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी मुल्क में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। आर्मी मेडिकल कोर बेमिसाल क़यादत और बेहतरीन पेशा वराना महारत को बरूएकार लाते हुए कौम की खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का सैयद मुनव्वर हसन की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए जाएंगे। उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे वक्त में 46% और 48% हमने टैक्सेस और GST और ये चीजें नहीं रखी। हमने मुनासिब लेवल पे रखा है। और दूसरी अहम चीज, नए टैक्सेस इन चीजों पे हमने नहीं किए हैं। जो हमने बजट में हमारे एस्टिमेट्स थे उसके मुताबिक चल रहे हैं। और दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, वो ये है कि हमारी हुकूमत ये बिलीव करती है कि जिस वक्त उतराव चढ़ाव होता है उसके मुताबिक चलेंगे। साबका दौर में क्या होता रहा, जिस वक्त पेट्रोल की या किसी चीज की कीमतें नीचे जाती थी तो उस वक्त वो उसका विंडफॉल अपने पास रखते थे। हमने ये नहीं किया। और उसके साथ साथ बिजली के हवाले से उन्होंने बात की। बिजली के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारी हुकूमत यहां पे बनी उस वक्त यहां पे जो लोड या बिजली तरसील करने की सलाहियत थी वो सिर्फ 18,000 मेगावाट थी, उसकी ज्यादा नहीं थी। आपका 500 kV और वो उन ट्रांसमिशन लाइन में मुतवातर वहां पे इंटरप्शन आती थी।
हम उसको 2 साल के अंदर अंदर 26,500 मेगावाट पे ले गए हैं। मां सेवा हाई लॉस फीडर्स के बाकियों पे हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है और अपना जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर मजीद हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। अभी कोहाला का ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विटनेस किया 1115 मेगावाट का, तकरीबन वो भी अभी कोहाला में इंशाल्लाह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आएगा। आगे हम लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की तरफ हमारा सारे का सारा इन्हिसार है, रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ है। मुआहदे हम लोग ठीक कर रहे हैं, फ्रंट लोडेड नहीं कर रहे। वो सारी चीजें हैं जो कि हमें पुराना जो मुआहदे जो चीजें हमें विरसे में मिली थी वो महंगी थी। जो बिजली पहले अदवार में जिन लोगों ने नेगोशिएट की वो महंगी बिजली की, इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर उसका इन्हिसार था, उसको हम लोग तब्दील कर रहे हैं और अपने इंडिजिनस फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइडल प्रोजेक्ट्स, इस पे न्यूक्लियर, इस पे हमारा इन्हिसार है कि हम लोग अपना एनर्जी मिक्स बेहतर करें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा एनर्जी की कीमत, तवानाई की कीमत जिस वक्त कंपेटिटिव होगी बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में, वहां पे हमें फायदा होगा और हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी। तो ये वो मतलब आपको मैं क्या आपको सबाक से कह सकता हूं जनाब स्पीकर की, ये वो हकायक हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता। पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप जरूर जितना मर्जी कर लें, पर हमारे पास भी वो हकायक मौजूद है और हम लोग इंशाल्लाह उसको सामने अवाम के सामने रखा हुआ है और हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हकायक है उसको मद्देनजर रखना है। वरना क्या होगा, पहले अदवार में क्या हुआ कि अपनी साख मनवाने के लिए कि जी डॉलर की कीमत इतनी है तो आप 24 अरब डॉलर जो है वो तंदूर में झोंक दें। जनाब स्पीकर इस काम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में वज़ीर तवानाई उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिजली के तरसीली निज़ाम को तरक्की दी है और इस वक्त तरसीली निज़ाम की सलाहियत 20,000 मेगावाट से ज्यादा है। और इस वक्त आपको ले जाएंगे कराची, जहां पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 4 गुना बढ़ा दिया सिंध का बजट, 1.2 ट्रिलियन यानी 1222 बिलियन का हो गया, जो कि 340 का था। अगर हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहते तो हमारे सारे मसाइल हल होते रहते। इन्होंने किया क्या है, नौकरी बांटो, मनचहितों को बांटो, सियासी को बांटो, जाले को बांटो, लुटेरे को बांटो, ये सब काम होता रहा। और जाके हालात देख लो कि सर्विस डिलीवरी क्या है, अवाम को की क्या खिदमत कर रहा है ये सरकारी सर्वेंट। जितनी वो नौकरी कमाता है उससे ज्यादा वो रिश्वत लेता है और ये तनख्वाहें भी बेची जाती थी, नौकरियां बेचते। फिर हमने दिखाया, मैंने कल भी आपको बताया, फिर यहां बताना चाहूंगा, इसका भी जवाब नहीं दिया कि हेल्थ के अंदर 5 स्कीमें ऐसी हैं जो 10 साल से पुरानी हैं, 35 ऐसी हैं जो 5 साल से पुरानी हैं, 50 ऐसी हैं जिनका अप्रूवल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं एजुकेशन में 19 ऐसी हैं जो 10 साल से पुरानी हैं और 10 ऐसी हैं जिनको अप्रूवल नहीं है और 80 ऐसी हैं जिनको 5 साल से पुरानी है। मैं पूरी उसका करके अगर दूं तो टोटल जो बन जाता है जो 10 साल से ज्यादा पुरानी स्कीम है वो कोई 40 हैं इस एडीपी में, और जो वो हैं जो 5 साल से ज्यादा पुरानी वो 200 हैं, और जो अनअप्रूव्ड हैं वो भी कोई 80 हैं। तो जो सही वक्त पे चल रही हैं वो चल रही कितनी हैं, 100 स्कीमें। अब मैं इस आदमी को सिर्फ एक लफ्ज दे सकता हूं, एक लफ्ज कह सकता हूं कि ये अब वजीर आला नहीं रहा। जिस किस्म से अंग्रेजी में तकरीर, अंग्रेजी में बजट डॉक्यूमेंट, इसको मैं एक ही नाम दे सकता हूं, लेकिन नाम देने से पहले मैंने शायद माजी में इसी मकाम पे एक बात पूछी थी आप सहाफी हजरात से कि आप मुझे बताइए अमर इब्ने हाशिम को जानते हैं, तारीख में कौन था? किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही के जानते हैं। अरे अबू अल हकम को जानते हैं? अबू अल हकम कौन था भाई? इस शख्स को जब मैं अबू जहल कहूंगा तो आप सबकी
زبان پہ اور گردنیں ہلیں گی کہ ہاں ہم ابو جہل کو جانتے. یہ جو پہلے 2 نام لیے ہیں وہ اسی ابو جہل کے تھے. یہ لوگوں کی خصلتیں بیان کرنا کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بات کہہ کے ثابت کر رہا ہوں، اسی لیے میں اب ان کو وزیر اعلیٰ نہیں عیار اعلیٰ کہوں گا. میں ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے آؤ مل کے بد دعا کرتے ہیں. تصویر نکال کے دیکھ لو، تصویر نکال کے دیکھ لو. میری دائیں جانب کے لوگ کوئی ایک کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا اور اس طرف کے ایک شخص کھڑا ہوا نظر آئے گا. پیپلز پارٹی کا ایک شخص نہیں کھڑا ہوا. ایک تو کھڑا ہو جاتا، نہیں کھڑا ہوا. اچھا، انہوں نے سب کی تقریروں کے جواب دینے کی کوشش کی. دیوان سچل کے اوپر خاص عنایت تھی ان کی. حلیم عادل شیخ کی تقریر کا جواب کیوں نہیں دیا؟ محمد حسین کی تقریر کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جاوید حنیف کی تقریر کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میری تقریر کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ان کے پاس جواب نہیں. نصرت عباسی کا جواب نہیں ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے سب کو سراہنے کی بھی کوشش کی. آپ کو احساس پروگرام میں جو رقم بانٹی گئی، جو کہ اگر کسی ایک اس میں دیکھی جائے تو سب سے زیادہ اگر رقم بٹی ہے 12,000 فی کس. کتنے لوگوں کو بٹی ہے؟ 61 لاکھ لوگوں کو. سندھ کے اندر 61 لاکھ لوگوں کو بٹے گی اگر بٹی نہیں چکی ابھی تک. اور اس کے لحاظ سے کتنے پیسے ہوئے؟ 72 ارب تک جائے گی یہ رقم. بتا دیں کسی پروگرام میں، کوئی سندھ حکومت کے کسی پروگرام میں اس سے 10% رقم خرچ کر رہی ہو. یہ وزیر اعلیٰ ایسا ناشکرا ہے، ناشکرا ہے کیونکہ یہ عیار اعلیٰ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے تعریف کر دی. ہم نے تو بھٹو کی تعریف کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی. ہم نے کہا ایٹم بم دیا، بہت اچھا کیا. تمہیں اس بات کو کہتے ہوئے کیوں شرم آتی تھی؟ یہ صرف دکھاتی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ سکڑے ہوئے ہیں. کراچی میں پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ میں عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے. جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے ان کا محاسبہ ضروری ہے. وزیر اعلیٰ ناشکرے ہیں. خبر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والوں کے لیے خصوصی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا اجرا کر دیا ہے. اس حوالے سے مظفر آباد میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود کنٹرول لائن پر رہنے والوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. تفصیل ریاض برقی سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والوں کی زندگی مشکل ہے اور انہیں ہر روز بھارتی جارحیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود کنٹرول لائن کے رہائشیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوئی جتنی اکٹھی ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود ہم نے آزاد کشمیر بجٹ تھا وہ بڑھایا ہے، کم نہیں کیا. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ جو بمباری کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں. تو میں ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ہماری حکومت آپ کی مدد کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت ہٹلر کے نازی نظریے پر عمل پیرا ہو کر مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. اگر عالمی برادری نے بھارتی مظالم کا نوٹس نہ لیا تو بھارت کے عیسائیوں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نریندر مودی سائیکوپیتھ ہے، رول ماڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی نازی پارٹی کو، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو یہ خوف اور ہراساں پھیلا کے، دہشت پھیلا کے ان کو ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں. کوئی طاقت ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ جب وہ کسی کو شہید کرتے ہیں تو اور وہاں جذبہ اوپر آ جاتا ہے. 80 لاکھ لوگوں کو کسی کا خیال ہے کہ ان کو یہ ڈرا دھمکا کے اور آخر میں یہ موومنٹ ان کو اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے
ये कभी भी नहीं हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकता। वजीर आजम का कहना था कि उन्होंने पहले भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया और आइंदा भी गैर मुल्की सरबराहों को भारतीय मजालिम से आगाह करेंगे। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये किस तरह का एक खतरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे। जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है, सबको हम तैयार करेंगे, दुनिया को बताएंगे कश्मीरियों से क्या हो रहा है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी किसी लालच की बजाय एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने आजाद कश्मीर में खुसूसी एहसास कैश प्रोग्राम शुरू करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने जिस तरह कोरोना के फैलाव को रोका वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशों में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम की। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 219 देहात के 1,38,275 घरानों को एहसास कफालत प्रोग्राम और एहसास कैश प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इन घरानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में, बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में, कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास मुजफ्फराबाद में हुआ। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मुआवनत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिमायत के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर का दौरा मकबूजा कश्मीर के मसलूम और भारतीय रियासती दहशत गर्दी के शिकार भाइयों से इजहार यकजहती का आकाश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत काफी हद तक कंट्रोल में है, जो हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात के बावजूद आज़ाद कश्मीर के बजट में कमी नहीं की बल्कि इजाफा किया गया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बजट में भी नामसाद हालात के बावजूद कमी नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत को एहसास है कि जब तक पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाके तरक्की नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और जिंदगी के हर शोबे में यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। हम सब ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मज़हबी हमाकी को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बिरादरी की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में जो किरदार अदा कर रही हैं वो लायक तहसीन है। अरकान कौमी असम्बली जयप्रकाश, नीलारत, लालचंद, रमेश कुमार और जमशेद थॉमस ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों खुसूसन अक़लियती बिरादरी से मुतालिका उमूर के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से फंड्स जारी करने की हिदायत की।
पाकिस्तान में मज़ीद 3,138 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,98,883 है और मजमूई तौर पर 4,035 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 72,880 है, सिंध में 76,318, इस्लामाबाद में 12,206, बलूचिस्तान में 10,116 और खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 और आज़ाद कश्मीर में 1,003 है। अब तक मुल्क भर में 86,906 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो वबा के तेजी से फैलने का खदशा है। जहां वबा का ज्यादा फैलाव है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा का फैलाव रोका जा सकता है। अभी खतरा नहीं टला और उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। असद उमर ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के 532 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सूबा पंजाब के 131 इलाकों और सिंध के 68 और खैबर पख्तूनख्वा के 257 इलाकों में लॉकडाउन है। आज़ाद कश्मीर के 32 इलाकों में लॉकडाउन है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 21 इलाके बंद हैं। इस्लामाबाद के 14 इलाकों में लॉकडाउन है। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 98,98,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,96,000 हो गई है। अब तक 53 लाख अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 25,52,000 जबकि 1,27,000 हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,227 नए केसेस सामने आए हैं। एक ही दिन में सामने आने वाले ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। मुल्क के सतह पर मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,09,446 हो गई है, जबकि 15,689 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद ये अफराद जान की बाजी हार गए। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास की। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में बजट तजावीज पर बहस की जा रही है। अरकान असम्बली ईवान में जारी बहस में हिस्सा ले रहे हैं। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी से। मोहम्मद समी, इजलास का अहवाल बताइए। जी, इजलास इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जो स्पीकर असद कैसर की सदारत में हो रहा है और ये कल से बजट की मंजूरी का अमल इस ऐवान में शुरू हुआ था और कल तकरीबन कोई 100 वजारतों के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 96 मुतालबात ज़र जिन वजारतों के थे उन पर अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीकें नहीं थी और अपोजिशन की तरफ से जिन पर कटौती की तहरीकें पेश की गई थी उनमें कबीना डिवीजन, वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत, फाइनेंस डिवीजन और रेलवे की वजारत की कटौती की तहरीकों पर बहस के बाद इन वजारतों के मुतालबात ज़र की मंजूरी कल दे दी गई थी। आज जब इजलास शुरू हुआ तो सनतों और पैदावार की वजारत के मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल शुरू हुआ। इस पर अपोजिशन अरकान ने कटौती की तहरीकें पेश की, जिन पर बहस हुई और बहस के बाद सनतों पैदावार की वजारत के मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दे दी गई। इस वक्त वजारत दाखिला के मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी है और अपोजिशन अरकान कटौती की तहरीकों पर बहस कर रहे हैं। इससे पहले सनतों और पैदावार के वजीर ने अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीकों पर
बहस समेटते हुए ऐवान को बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसी है वो 2016 में आई थी, जो 5 साल के लिए है, और 2021 में जब ये पॉलिसी खत्म होगी तो हुकूमत जो नई पॉलिसी बनाएगी उसमें मकामी तौर पर गाड़ियां तैयार करने की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बिजनेस के जो हालात हैं, बिजनेस करने की जो हालात हैं, उनमें उसकी रैंकिंग में पाकिस्तान की बेहतरी आई और इनमें 28 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और हुकूमत ने की ये पॉलिसी है कि छोटे कारोबारों को फरोग दिया जाए और उन्हें तरजीह दी जा रही है और उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। और पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से तवानाई के वजीर उमर अयूब खान ने ऐवान को बताया कि पेट्रोलियम की कीमतें कल रात जो बढ़ाई गई हैं वो खित्ते के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अभी भी कम हैं और ये कीमतें इतने बढ़ने के बावजूद भी इस साल जनवरी की कीमतों से कम हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो बैनुल अक़वामी मंडियों के साथ जो है वो कीमतों में उतार चढ़ाव को जो है रद्दोबदल करती है और इसमें हुकूमत ने पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेस की शरह है वो माजी की हुकूमतों की निस्बत बहुत कम की हुई है। कौमी असम्बली इजलास का अहवाल बता रहे थे मियां मोहम्मद समीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए वज़ीर ख़ारजा की बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत को राहदारी खोलने के फैसले से मुताल्लिक आगाह किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए किया गया है। दफ्तर खारिजा ने अपने बयान में कहा कि करतारपुर राहदारी अमन और मजहबी हम-आहंगी की हकीकी अलामत है। हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को दुनिया भर की सिख बिरादरी ने सराहा है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के 18 साल करतारपुर में गुजारे थे। करतारपुर राहदारी को 16 मार्च को कोरोना वबा की वजह से आर्जी तौर पर बंद किया गया था। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों के लिए खोलने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए हैं और भारत से कहा है कि वो करतारपुर राहदारी के लिए खोले जाने के लिए वसाए सेहत के रहनुमा उसूलों के मुताबिक SOPs के बारे में तमाम जरूरी इक़दाम करें। और नाज़रीन, अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान पुलवामा और इस्लामाबाद के अज़ा में 8 साल बच्चे समेत मज़ीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिससे 24 घंटों में मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने 3 नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज के 2 एहलकार जख्मी हो गए थे। काबिज फौज ने इलाके में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। जिला इस्लामाबाद के इलाके बीच पहाड़ा में बादशाही बाग के करीब भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर हमले में एक फौजी की हलाकत के बाद भारतीय फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग से 8 साला कश्मीरी बच्चा शहीद हो गया। भारतीय फौज ने एक रोज कबल सोपुर के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर का तारीखी पस मंजर, कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने के भारतीय रहनुमाओं के वादे और इस तनाज़े के बारे में मुज़ाकरात मकबूजा इलाके की मुतनाज़ा हैसियत का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से मोदी हुकूमत के मुतादिद गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत और अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तस्लीम कर रही है। अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन ने भी कश्मीरियों के हक में बयान दिया है और पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो बाइडन ने कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की और उनका कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी नायब सदर ने कश्मीरियों पर आयद पाबंदियां खत्म करने और तमाम हुकूक बहाल करने का मुतालिबा किया। उन्होंने मुतनाज़िर शहरियत कानून पर मायूसी और भारतीय मुसलमानों की तकालीफ पर भी तशवीश का इजहार किया।
वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत ने गुज़श्ता 4 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदी के उन्वान से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। The Indian government, with a view to distract attention of the world from the state terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, has adopted a belligerent posture towards Pakistan by continuously violating the ceasefire agreement. Reportedly, during 5 months of the current year, India has committed 957 ceasefire violations and targeted innocent civilians in Azad Jammu and Kashmir. Prime Minister of Pakistan Imran Khan warned the world about the likely repercussions of the Hindutva ideology for the region and beyond in his address to the UN General Assembly. Pakistan will continue to extend moral, political and diplomatic support to their cause and persist with its efforts to expose Indian machinations to the world till an amicable solution to the dispute becomes possible. Pakistan remains committed to resolving Kashmir dispute with India through peaceful dialogue in consonance with UN resolutions. और नाज़रीन, पाकिस्तान का LOC की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 28 साला खातून जख्मी हुई थी। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि भारत ने रवां साल सीज फायर मुआहदे की 1087 बार खिलाफ वर्जी की। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में 13 शहरी शहीद जबकि 106 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि भारत का शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा और नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा और नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा और नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफे से 55 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान ने कहा है कि गुज़श्ता माह बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। इसके अलावा रुपए की कदर में भी 3 रुपए कमी हुई है और इन्हीं वजूहात की बिना पर पेट्रोल की कीमत में 31 रुपये 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 24 रुपये 31 पैसे इजाफा बनता था। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा किया। ट्विटर पैगाम में विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी बरे सगीर में सबसे कम हैं। पाकिस्तान में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द-ए-अमल में अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्लिम उम्मा के मफाद और इत्तेहाद से मुतालिक बयान की हिमायत करते हैं। सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने कहा कि मुसलमानों के इत्तेहाद और वहदत पर मुबनी खैर खाना बयानात लायक तहसीन हैं। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक सिंजरानी से जर्मन इदारे फेडरल एबट स्टीफिंग के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर जोहन हिपलर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बैनुल अक़वामी पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस और जर्मन इदारे के दरमियान इदारा जाती ताउन को फरोग देने के लिए पुरुमीद है। जर्मन इदारे के कंट्री डायरेक्टर ने आईपीसी को चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी का अहम इकदाम करार दिया और कहा कि इस प्लेटफॉर्म की बदौलत पार्लियामेंटेरियंस को एक जगह इकट्ठे होकर मसाइल पर तबादला ख्याल करने और उन्हें हल करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। हवाबाजी के वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जिन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी हुई है उनकी तैनाती 2018 से पहले की है। 2018 के बाद पीआईए में कोई भी नई भर्ती नहीं की गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि पीआईए में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसील रिजवान आरिफ से।
وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جن پائلٹس کے خلاف انکوائری ہوئی ان کی تعیناتی 2018 سے پہلے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ایئر لائنز کو مشکوک پائلٹس کی فہرست دے دی گئی ہے۔ جتنے بھی پائلٹس ہیں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوئی یا جو لوگ ریکروٹ ہوئے یہ سب 2018 سے پہلے کے لوگ ہیں۔ جہاں کچھ غلط ہو رہا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پائلٹس انڈر کوسچن ہیں انڈکٹڈ ہیں وہ 262 ہیں۔ ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں۔ تمام متعلقہ اداروں کو اطلاع کر دیا۔ وفاقی وزیر ہوابازی نے کہا کہ لائسنس کے شعبے سے وابستہ 5 افراد کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ پی آئی اے میں آئی ٹی کے شعبے کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 پائلٹس کے خلاف تمام انکوائریاں مکمل اور شو کاز نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ پہلے کی طرح اب بھی شفاف انکوائری کی جائے گی۔ اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان 100 کچھ لوگوں کے نام بھی نمبر بھی اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈینشل جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے، وہ مشکوک ہیں، یہ انڈر کوسچن ہیں، ان کی فرانسک انکوائری ہو چکی ہے، ان کی مزید انکوائریز جاری ہیں۔ جو ہمارے لوگ انوالو تھے سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ، یہ 5 لوگوں کی سسپینشن، ان کے خلاف انکوائری اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بتایا کہ بزنس پلان کے تحت پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 پاکستان میں اداروں کی بہتری کا سال ہوگا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وفاقی اور صوبائی حکومت اور پاک افواج کی مشترکہ معاونت سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے خصوصی آپریشن جاری ہے۔ خصوصی آپریشن میں پاک فوج اور ایف ٹی بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک سینکڑوں مربع کلومیٹر ایریا کو ٹڈی دل سے پاک کر دیا گیا ہے، جبکہ سروے کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ بھارت کی ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں مانسون کی شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 130 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بجلی گرنے سے ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ بہار کے متعدد اضلاع میں بجلی گرنے سے 97 افراد جبکہ اتر پردیش میں بجلی گرنے سے 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چین کے مختلف صوبوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ چین کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ لوگوں کے گھر اور عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں۔ حکام کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ افراد طوفانی بارش سے متاثر ہوئے ہیں۔ دریاؤں میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو رہی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے اور عوام کو ریلیف دینے کے مشن میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسلم لیگ خاف ہماری اتحادی ہے اور ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن نے کورونا سمیت ہر نازک موقع پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں مایوسی کا شکار ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ایوان کو متوازن انداز میں چلا کر نئی مثال قائم کی ہے اور اراکین کو ساتھ لے کر چلنے میں اپنا بھرپور کردار نبھایا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے مشکل معاشی حالات میں بہترین اور متوازن بجٹ پیش کیا۔ ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کو ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن دیکھ رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ اپوزیشن کی کوئی ساکھ نہیں، عوام کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔
नाज़रीन, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और दिन मनाने का मकसद पायदार तरक्की में इस शोबे की खिदमात के हवाले से आगाही पैदा करना है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में भी SME सेक्टर मईशत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है और नाज़रीन ये शोबा 80% तक अफरादी कुव्वत को रोजगार भी मुहैया करता है। इस वक्त हमारे साथ ऐवान सनत और तिजारत रावलपिंडी के सदर सबूर मलिक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस शोबे की तरक्की के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबूर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि SME सेक्टर की तरक्की की राह में कौन कौन सी रुकावटें हायल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ऑलरेडी हमारी PTV के ऊपर मेरा कई मरतबा में आगे भी आया और हमने कई टॉपिक डिस्कस किए। आज जो टॉपिक है मैं समझता हूं कि ये ऐसा रेलेवेंट टॉपिक है। असल जो हमारी जो कहना चाहिए कि जो पल्स है वो SMEs है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त हमारे जो SMEs हैं, सबसे पहले हमें उसको रिकग्नाइज करना है। पूरी दुनिया में हम क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है, आप अगर जापान को ले लें तो जापान का सारा फोकस अपनी SMEs पे है और SMEs ही ऐसी ताकत है जिसने जापान को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हमारे यहाँ पे SMEs जो हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ऐसी स्टेप्स लिए जाएं कि हम अपने SMEs को आसान किस्तों पे लोन दे सकें। देखें, हमने वही कानून रखा हुआ है लोन देने का, एक ऐसा शोबा बड़े से बड़ा कारोबारी अगर आ जाए और छोटे से छोटा बिजनेसमैन आ जाए, वही 3 साल की ऑडिटेड अकाउंट्स ले आए, प्रोजेक्टेड फाइनेंस ले आए, अपनी रेटिंग ले आए, तो हुकूमत तो स्मॉल लोन्स देता है 25,000 30,000 एंड लुक एट द रिकवरी रेट, इट इज मोर देन 99.9%। दैट मीन्स कि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं मारा जाता। गवर्नमेंट हर वक्त हुकूमत को अप्रिशिएट करती है। आप पंजाब गवर्नमेंट को देखें, पंजाब गवर्नमेंट इज वर्किंग विद हुकूमत। तो हुकूमत के पैटर्न को SMEs के लिए हम एक तरीकेकार बनाएं और आप बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता वो शख्सी जमानत दे दे और हम कोई ऐसे लाएअमल बनाएं कि हम उनको प्रमोट कर सकें। अच्छा सबूर मलिक साहब, आपने सही कहा, एक ऐसा शोबा जिसका मुल्क में होने वाले कारोबार में हिस्सा 90% हो, ताहम बरामदाद में इसका हिस्सा सिर्फ 25% है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखें, इस वक्त बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो आज से 30 साल पहले जो शख्स SME जो काम करता वो आज भी अनफॉर्चुनेटली वही कर रहा है, जो कि और आप देखें दुनिया कहां से कहां निकल गई। देखें रीजन क्या है, दे डोंट हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। हमें उन्हें R&D प्रोवाइड करना है कि भाई दुनिया में ये इस चीज में ये जिद्दत आ गई है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमें जरूरी है इस वक्त कि हम उनको गाइड करें। देखें, एक्सपोर्ट्स में आपके 25% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज बाय SMEs। हमें उन्हें गाइड करना है कि नई मार्केट्स कहां पे मार्केट है, किस मार्केट में क्या जरूरत है। इसी सिलसिले में रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मिलके हम एक वर्चुअल इवेंट करने जा रहे हैं जो मुख्तलिफ हमारे इस वक्त कमर्शियल काउंसिल्स मुख्तलिफ एम्बेसीज में, अमेरिका में, यूरोप में, फार ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में बैठे, हम इनके साथ बैठ के सेशंस करेंगे और SMEs को हम यहाँ पे ऑन बोर्ड देंगे, जो हम इंशाल्लाह जुलाई में करने जा रहे हैं, बिकॉज हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम अपना वो हमें ये इनपुट देंगे कि इस वक्त कौन से मुल्क में किस चीज़ की जरूरत है। हम एक वर्किंग पेपर बनाएंगे और गवर्नमेंट को देंगे। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे, SMEs को इंकरेज करे और इंशाल्लाह ताला वी कैन डू वंडर्स। अगर हम SMEs की तरफ फोकस करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो इस ये गवर्नमेंट काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपका फोकस बहुत अच्छा है। हमें SMEs की तरफ ज्यादा फोकस करना है एंड इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन। और अगर हम SMEs के ऊपर फोकस करते हैं तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि इन कमिंग ईयर्स हमारा जो ग्राफ है वो शायद इट विल बी रॉकेट हाई और हम इंशाल्लाह ताला एक सक्सेसफुल नेशन के तौर पे उभरेंगे।
بالکل صحیح کہا آپ نے. ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے صدر صبور ملک صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، افواہیں جو مجموعی طور پر اضطراب اور نقصان کا باعث بنتی ہیں، امن و امان اور قومی یکجہتی کو متاثر اور بڑھتی ہوئی معیشتوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ان کے مہلک، مضر اور سنگین اثرات اور نتائج مختلف شعبہ زندگی کو متاثر کرتے ہیں. پولٹری کی صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ افواہ سازوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور نام اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جاری کیے جائیں. بہت بڑی سازش ہے پولٹری اور ملک کے لیے. اب کروڑوں بندے جو ہے اس کاروبار سے وابستہ ہیں اور یقینی طور پہ تب اگر آپ یہ غلط قسم کی افواہیں پھیلا کے عوام کو بدگمان کرنا، یہ بہت بڑے جرم میں آتا ہے. اور میرے خیال میں ایسے جو لوگ ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں ان کا سدباب کرنا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. تقریباً ہماری وہ تقریباً 35 to 40% جو سیل متاثر ہوئی تھی اور لوگوں کو بڑے لاس ہوئے. ہم نے ان لوگوں کو خلاف سائبر کرائم میں باقاعدہ کمپلین کر دی ہے، کیونکہ یہ ایسے نام نہاد لوگ ہیں کہ جو کہ ملک کی اکانومی کا بھی نہیں پتا ہوتا، ان کے لوگوں کی صحت کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی سرگوشی کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ تک پہنچائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی میں جدید ترین آٹومیشن، گرافی، پیٹ سکین اور بائی پلین اینجیوگرافی سسٹم کا افتتاح کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی ملک میں جدید ترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آرمی میڈیکل کور بے مثال قیادت اور بہترین پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی خدمت جاری رکھے گی. اس سے قبل انسٹیٹیوٹ آمد پر ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل خابر رحمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 113ویں مڈ شپ مین اور 22ویں شارٹ سروس کمیشن پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی. کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل آصف خالق پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے اور پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیشہ ورانہ مہارت، جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور جیو اسٹریٹجک صورتحال سے ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے. وائس ایڈمرل آصف خالق نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت اور آرٹیکل 370 کا خاتمہ انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مشرقی ہمسائے کی غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں خطے کے امن اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ ہیں. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 165 افسران نے پاک بحریہ میں کمیشن حاصل کیا اور مڈ شپ مین عبد الرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی. مہمان خصوصی نے کمیشن حاصل کرنے والوں کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے ہیں. معاون خصوصی عثمان ڈار نے گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ میں ہائی فلو آکسیجن بیڈز کا افتتاح کر دیا ہے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد سرکاری اسپتالوں میں غریب عوام کو بہترین اور سستا علاج مہیا کرنا ہے. کورونا وبا سے متاثرہ مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے 8,000 روپے فیس ادا کرنا پڑتی تھی، لیکن یہی ٹیسٹ سول اسپتال میں 2,000 روپے میں کیا جا رہا ہے. عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں غیر حاضر رہنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ترجمان مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں تمام کامیاب عازمین حج کو رقوم واپس کی جائیں گی. حج واجبات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینکوں سے شروع ہوگا اور تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. حج واجبات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 79 برس تھی. ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے سید منور حسن کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی سید منور حسن کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور چترال کے پسماندہ علاقوں کے بعض اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا ہیلتھ فاؤنڈیشن پشاور میں اسپتالوں کو آؤٹ سورس کرنے کے معاہدوں کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور چترال کے 8 اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا. کامیاب ہونے پر اس ماڈل کو صوبے کے دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی. جنوبی پنجاب کی پسماندہ تحصیل عارف والا کا
नाम यूं तो खरबूजों की पैदावार में मशहूर है, मगर अब इलीची की पैदावार भी इसकी वजह शोहरत बन गई है। आरिफ वाला की इलीची के बारे में नुमाइंदा अब्बास अली आरसी की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सब्ज और सुर्ख रंगों में मलबूस, खुश जायका और विटामिन सी से भरपूर सौगात, लीची कुदरत का एक बेमिसाल तोहफा है। लीची फरहत बख्श और खास जायका रखने वाला एक ऐसा फल है जिसे हर उम्र के अफराद पसंद करते हैं। लीची का फल बेपनाह तिब्बी फ़वाइद की वजह से भी शहरियों में मकबूल है। लीची जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ हड्डियों की मजबूती में भी मुआवन है। लीची का दरख्त 8 साल बाद फल देना शुरू करता है और साल में सिर्फ एक दफा फल देता है। लीची पकने के बाद बड़ी एहतियात से तोड़कर मंडियों तक पहुंचाई जाती है। लीची दरख्त से तोड़ने के बाद सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही काबिल इस्तेमाल रहती है। लीची का फल पकते ही शहरी भी इसका मजा चखने लीची के बागात में पहुंच जाते हैं। ये लीची का ये जो बाग है नहीं, अल्लाह पाक ने हमें एक बड़ी नेमत अता फरमा दी है। इससे हम ताज़ा लीची आके खाते भी हैं और इसको लेके भी जाते हैं। हम लीची यहाँ से खरीदने के लिए आए हैं और ये एरिया के अंदर वाहद लीची का बाग है और ये लीची बड़ी अच्छी है और मज़ेदार है। लीची के फल की 2 अक़साम, एक गोला और दूसरी सुराही है। आरिफ वाला में लीची की किस्म गोला की पैदावार ज्यादा है। आरिफ वाला में तकरीबन 10 मुरब्बा के रकबे पर लीची की काश्त की गई है। ठंडे इलाके दी है जी, इधर तैयार किया है जी, मनसूबी बारिश ते गन्ना लगाई है जी और लीची मेरी पूरे पाकिस्तान दे विच मंडियां सेल होंदी है जी और अच्छी क्वालिटी दी लीची है जी। खरबूजों का शहर आरिफ वाला अपने अंदर बेपनाह फ़वाइद रखने वाले फल लीची की पैदावार में भी अपनी मिसाल आप है। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, आरिफ वाला। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं, कौमी क्रिकेट टीम अपने दौरे इंग्लैंड के लिए कल मैनचेस्टर पहुंचेगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेहमान टीम कल बरतानिया पहुंचेगी। ईसीबी के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड 14 रोज करंटीना में रहेगा। इंग्लिश बोर्ड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ी इतवार को इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी टीम दौरे इंग्लैंड पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचों के हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 58वां इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ है। इजलास में माली साल 2020-21 के लिए 7 अरब 76 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल अखराजाती बजट की मंजूरी दी गई है। पीसीबी ने गुज़श्ता साल की निस्बत इस बजट में 10% कटौती की है। बजट का 71.2% हिस्सा सिर्फ क्रिकेट से मुतालिका सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया गया है। बीओजी ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए परफॉर्मेंस और मेरिट की बुनियाद पर नए कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, पीसीबी के कोड ऑफ एथिक्स और क्लबों के मॉडल आइन की भी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने पीटीवी न्यूज को बताया है कि आलमी इदारा सेहत, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और खेलों की आलमी तंजीमों के एसओपीज के मुताबिक कुछ खेलों के मुकाबले शुरू किए जाने चाहिए। जो WHO की हिदायत हैं उसके मुताबिक और जो एसओपीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोकल अथॉरिटीज के हैं उनको मद्देनजर रखते हुए 0 टॉलरेंस के साथ और एथलीट की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं। एथलीट की सेहत पे कोई इफेक्ट आए बगैर अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। और अब कुछ बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से। नाज़रीन, 30 साल के तवील इंतजार के बाद लिवरपूल ने बिलाखिर इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर ही लिया है। लंदन में खेले गए लीग मैच में चेल्सी ने दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को हराकर इसकी 2 साल से जारी हुक्मरानी खत्म कर दी है। प्रीमियर लीग के रवा सीजन में मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल दोनों ने 31 मैचेस खेल रखे हैं और 7 मैच अभी बाकी हैं। लिवरपूल ने 31 में से 28 मैचों में कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ सिटी ने 31 में से 20 मैचेस में कामयाबी हासिल की। लिवरपूल पॉइंट टेबल पर सिटी पर 23 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी हासिल होने की वजह से टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रहा। लिवरपूल के चैंपियन बनने पर मदाहों ने बर्तानिया में खूब जश्न मनाया। मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल बीटिस ने स्पेनियल को हरा दिया है। सुवेले में खेले गए मैच में मेजबान रियल बीटिस ने स्पेनियल के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी हासिल की।
مہمان ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی. میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول 48ویں منٹ میں مارک نے کیا. اس کامیابی کے بعد ریال بیٹس 2 درجے ترقی پا کر 15 سے 13ویں نمبر پر آ گئی ہے، جبکہ ریلیگیشن کا شکار اسپینول کی ٹیم آخری نمبر پر موجود ہے. لیگ میں سویلا اور ریال والاڈولڈ کے درمیان کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. کھیل کے 25ویں منٹ میں مہمان ٹیم والاڈولڈ نے گول کر کے برتری حاصل کی، جو کہ میچ کے اختتام سے 7 منٹ قبل تک برقرار رہی. تاہم 83ویں منٹ میں والاڈولڈ کے یاوی سانچیز کے ہینڈ بال کی وجہ سے سویلا کو پینلٹی کک ملی، جس پر لوکس نے کامیابی سے گول کر کے اپنی ٹیم کو یقینی شکست سے بچاتے ہوئے قیمتی پوائنٹ دلایا. دوسری طرف پرتگال پریمیئر لیگا میں اسپورٹنگ براگا نے وٹوریا، جبکہ اسپورٹنگ سی پی نے بیلی نینسس سیٹ کو شکست سے 2-4 کر دیا ہے. براگا میں کھیلے گئے میچ میں میزبان اسپورٹنگ براگا نے وٹوریا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے مات دی. کھیل کے پہلے منٹ میں ہی پالہینو نے گول کر کے براگا کو برتری دلائی. تاہم 15ویں منٹ میں وٹوریا کے آندرے نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا. 35ویں منٹ میں برونو نے گول کر کے وٹوریا کو سبقت دلا دی، جسے 7 منٹ بعد براگا کے فرانسسکو نے ختم کیا. 63ویں منٹ میں وینڈرسن نے گول کر کے اسپورٹنگ براگا کو کامیابی سے ہمکنار کیا. لزبن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بیلی نینسس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، پر 1 درجے ترقی پا کر 3رے نمبر پر آ گئی ہے. فوج ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ شفیق. اور ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینہ رانا اور علی جنت کو اجازت دیجیے گا. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. شیر دل مسیحاؤ، سی رہے ہو سب کھاؤ، تم ہمارے محسن ہو. جان لیوا دشمن سے لڑ رہے ہو تم تنہا، رات ہو بھلے دن ہو، تم ہمارے محسن ہو. شیر دل مسیحاؤ، بھول کر تم اپنے غم اور دکھ عزیزوں کے پاس ہو مریضوں کے. تم ہمارے چارہ، درد کی دوا ہو تم، خوف کی شفا ہو تم، امن کی قبا ہو تم، چین کی ردا ہو تم. ہم دعائیں کرتے ہیں تم بہت جزا پاؤ. شیر دل مسیحاؤ، سر پہ تم کفن باندھے لڑ رہے ہو سب کی جنگ، اور سب محاذوں میں سب سے آگے تم ہی ہو. توپ ہے نہ کوئی تیر، لڑ رہے ہو بے شمشیر. تم ہمارا لشکر ہو، تم نشان حیدر ہو. رب کرے لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ. شیر دل مسیحاؤ. دیس کے جوان بیٹو، جوش کم نہ ہونے دو. سارے درد مندوں کو، سب خدا کے بندوں کو درد کی دوا بانٹو. قوم کو نہ رونے دو. تم ہمارے ہیرو ہو. آنے والی نسلیں سب تم کو یاد رکھیں گی. عشق کے نصابوں میں، دیس کی کتابوں میں آئے گا تمہارا نام، کیونکہ تم نے ہم سب کی زندگی بچائی تھی. موت کے دہانے سے، رات کے فسانے سے روشنی دکھائی تھی. تابت جزا پاؤ. شیر دل مسیحاؤ، شیر دل مسیحاؤ.